नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तर्क ज्ञान में। मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्क ज्ञान। इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के 30 क्वेश्चंस को देखेंगे और 30 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी प्राप्त करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके सभी प्रकार के जो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस एक मुख्य विषय होता है, उन सभी में आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। और ऐसी सीरीज़ चल रही है तर्क ज्ञान पर, तो पिछले के जो वीडियो हैं वो आप ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक करें। अपने अन्य दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें वो प्रश्न पूछा गया है, अर्थशास्त्र का प्रमुख अध्ययन विषय क्या है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है, या तो आपको पता ही है किसने लिखा है, कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो प्रमुख अध्ययन विषय क्या है? प्रमुख अध्ययन विषय दंड नीति है। अर्थशास्त्र का प्रमुख अध्ययन विषय दंड नीति है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है, अर्थशास्त्र निम्नांकित से संबंधित महान रचना है। अर्थात अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित महान रचना है, तो ये आपको बताना है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अर्थशास्त्र मतलब समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक, लेकिन अर्थशास्त्र, क्योंकि अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है, चंद्रगुप्त ने विष्णुगुप्त ने लिखा है, जिसको विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य के नाम से जाना जाता है, उन्होंने लिखा है। तो उनकी जो बुक है अर्थशास्त्र मुख्यतः राजनीति और शासन कला से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है, कौटिल्य कैसी शासन व्यवस्था का समर्थक था। मतलब कौटिल्य, चाणक्य कैसी शासन व्यवस्था को उत्तम मानते थे या उसका समर्थन करते थे? वो राजतंत्र को बेहतर मानते थे और राजतंत्र शासन व्यवस्था को बेहतर मानते थे। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा है, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? बहुत ही सरल सा जवाब है, सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने दिया हुआ है। सप्तांग सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं आपको कमेंट में बताना। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। दुर्ग होते हैं 4 प्रकार के। ये हैं दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं, ये कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बता रखा है। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में उन्होंने पूछा है, अगला क्वेश्चन है आपसे, पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाने वाले राजा को कौटिल्य ने क्या कहा है? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मतलब इसको पलट के पूछा गया जैसे विजिगीषु, तो यही इसका सही उत्तर है कि जो विजिगीषु अर्थात विजय की इच्छा रखने वाला जो राजा है और अपने पड़ोसी राज्यों को जीत कर अपने राज्य को बढ़ाना चाहता है, ऐसा राजा विजिगीषु है। ठीक है, तो ये कई बार पूछा जाता है कि विजिगीषु किस प्रकार का राजा होता है, तो ये पूछ लेगा, तो आपको ये यहाँ पर ऑप्शन देंगे कि विजय की इच्छा रखने वाला। ठीक है, तो इस प्रकार छठे का आंसर जो है ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा है, कौटिल्य के अनुसार कितने राज्यों का समूह राज्यमंडल कहलाता है? कितने राज्यों का समूह राज्यमंडल कहलाता है? ये कहलाता है 12 राज्यों का समूह राज्यमंडल कहलाता है। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा है कि कौटिल्य ने षाड्गुण्य नीति के कितने लक्षण बताए हैं? ठीक है, तो ये जैसा यहाँ पर ये जो पूछ रहा है षाड्गुण्य नीति, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, षठ अर्थात 6, तो 6 लक्षण। ठीक है, 6 लक्षण बताए हैं षाड्गुण्य नीति के। और उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा है, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित युद्ध का रूप नहीं है। अर्थात ये जो धर्म युद्ध, गृह युद्ध, कूट युद्ध, तूष्णी युद्ध, ये जो युद्ध के प्रकार बताए हैं, इसमें से कौन सा युद्ध का प्रकार कौटिल्य ने नहीं बताया? वो है गृह युद्ध। गृह युद्ध कौटिल्य ने नहीं बताया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा है, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित दूतों की श्रेणी में नहीं आता। मतलब कई प्रकार के दूत होते हैं, तो यहाँ जो 4 प्रकार के चीज़ें दी गई हैं, 4 प्रकार के 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो उसमें से
किस प्रकार का दूत कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित दूतों की श्रेणी में नहीं है? वह है कार्यदूत। कार्यदूत कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित दूतों की श्रेणी में नहीं है, बाकी सारे दूत हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अफलातून किस चिंतक का अरबी भाषा का विकृत नाम था? ठीक है, तो अफलातून अरस्तु था, प्लेटो था, बेंथम या हॉब्स। मतलब अफलातून यूरोप में से जो विचारक निकल कर जब वो अरब तक उस विचारक का नाम पहुंचा तो उसको वहाँ की भाषा में कुछ और कहा जाने लगा। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे पहले इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अरस्तु, तो अरस्तु ये एक अरबी शब्द है। यूरोप ग्रीक में उसको एरिस्टोटल कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी के जितने टीचर जब लेक्चर दे रहे होते हैं तो उसमें आप देखते होंगे एरिस्टोटल वो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, लेकिन जब हिंदी में बोलते हैं तो उसको अरस्तु बोलते हैं, क्योंकि वो अरब में आया तो अरस्तु बन गया, एरिस्टोटल जो है अरस्तु बन गया। इस प्रकार अफलातून किस विचारक का अरबी भाषा विकृत नाम है? तो अफलातून प्लेटो को कहा जाता था। ठीक है, अभी भी अफलातून जो है प्लेटो को कहा जाता है। ठीक है, और हम उसका अगर वास्तविक नाम में जाएं तो उसको प्लातून कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो उच्चारण में धीरे धीरे प्लातून से प्लेटो हो गया। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है प्लेटो की अकादमी में किसके अध्ययन पर सर्वाधिक जोर दिया गया था? ठीक है, तो किसके अध्ययन पर सर्वाधिक जोर दिया गया था? ज्यामिति, जिसको ट्रिग्नोमेट्री हम कहते हैं। ठीक है, इस पर सबसे ज़्यादा जोर प्लेटो की अकेडमी में दिया गया था। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि प्लेटो की अकादमी का नाम क्या था। ठीक, प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? तो इसमें प्लेटो की रचना कौन सी नहीं है? प्लेटो ने ये जो 4 ऑप्शन रिपब्लिक, लॉज, पॉलिटिक्स, स्टेट्समैन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सी रचना नहीं लिखी, कौन सी किताब नहीं लिखी है? तो उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं लिखी है। पॉलिटिक्स किसने लिखा है? पॉलिटिक्स लिखा है अरस्तु ने। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 13 में ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा है रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं है किंतु शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये किसने कहा है? यह कथन किसका है? ये कहने वाले विचारक चिंतक का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन कहता है अरस्तु का, दूसरा रूसो का, तीसरा सुकरात का और डी ऑप्शन कहता है हॉब्स का। ठीक है, तो इसमें जाहिर सी बात है सुकरात ने तो ऐसा नहीं कहा, अरस्तु ने भी नहीं कहा है। रूसो और हॉब्स में से आपको पता करना है, तो इसमें से रूसो ने कहा है। ठीक है, तो रूसो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा है प्लेटो की किस कृति को राजनीति कल्पना लोक कहा जाता है? किस कृति को राजनीतिक कल्पना लोक कहा जाता है? वो कहा जाता है रिपब्लिक को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रिपब्लिक में एक ऐसे राज्य की बात की गई है जो पूर्णतः आदर्शवादी है, और प्लेटो ने इस बात को खुद भी स्वीकार किया कि मेरे द्वारा जो ये राज्य बताया गया है, मतलब जिस तरीके के आदर्श राज्य की कल्पना की है वो यहाँ पृथ्वी पर तो नहीं, कहीं बादलों में, स्वर्गलोक में होगा। तो रिपब्लिक में ही राजनीतिक कल्पना लोक कहा जाता है। बिल्कुल आदर्शवाद की कल्पना की गई है कि राजा ऐसा होगा, दार्शनिक राजा होगा, सब अपना अपना कर्तव्य करेंगे। तो इस तरीके से ये इसी बात पर उनकी आलोचना है कि प्लेटो जो बात कर रहे हैं वो आदर्शवाद की है, बिल्कुल वो रियलिटी में नहीं हो सकता वैसा। ठीक है, इसलिए कई लोग उसकी आलोचना भी करते हैं और रिपब्लिक को एक तरीके से खारिज भी करते हैं कि इसमें राजनीति शास्त्र के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि व्यवहारिकता के धरातल पर कुछ नहीं मिलता इस ग्रंथ में। ठीक है, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा है प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले कितने वर्ग हैं? ये आपको पता है, अगर आपने प्लेटो के बारे में जरा सा भी पढ़ा है तो आपको पता है वो 3 वर्गों की बात करते हैं। कौन कौन से 3 वर्ग हैं? एक तो दार्शनिक राजा है, सैनिक वर्ग है, मतलब शासक वर्ग जिसको दार्शनिक राजा वो बोलते हैं, दूसरा सैनिक वर्ग है, और तीसरा है व्यापार उत्पादक वर्ग, क्षुधा जिसमें ज़्यादा होती है। तो 3 कौन से गुण होते हैं जिससे ये वर्ग निर्धारित होते हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में आपसे पूछा है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है। प्रमुख विशेषता क्या है? न्याय सिद्धांत, प्लेटो का थ्योरी ऑफ जस्टिस बहुत फेमस है, तो उसका न्याय का सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता ये है कि कार्य का विशिष्टता का सिद्धांत,
इसका मतलब ये है कार्य के विशिष्टता का सिद्धांत, जिसका जो काम है वो वही करे, दूसरे के कार्य में इंटरफेयर ना करे। जैसे अगर शासक वर्ग का काम शासन करना है तो वो शासन ही करे, ठीक है, वो सैनिकों का काम करने ना पहुंच जाए। अब सैनिक वर्ग है तो सैनिक का ही काम करे, शासक का काम ना करे, ठीक है। तो कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत, इसके ऊपर भी अब प्लेटो की आलोचना होती है कि उन्होंने कह दिया कि जो सैनिक है तो सैनिक ही रहेगा, शासन का काम कर ही नहीं सकता। तो ऐसे, लेकिन खैर उनके प्लेटो के थ्योरी ऑफ जस्टिस का एक ही सिद्धांत बहुत विशिष्ट है, जिसको कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात जो अपने कार्य में निपुण है उसको वही काम करना चाहिए, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में आपसे पूछा है, प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा अर्थात व्यक्ति में 3 तत्व या नैसर्गिक प्रवृत्तियां होती हैं। तो कौन कौन सी नैसर्गिक प्रवृत्तियां होती हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें होती है वासना, साहस और बुद्धि, ठीक है। ये 3 हैं। ये 3 किससे संबंधित हैं? जिसमें बुद्धि है अर्थात तो दार्शनिक शासक बनेगा, साहस है तो सैनिक वर्ग, वासना अर्थात जिसमें काम उत्पादन की इच्छा ज़्यादा, क्षुधा ज़्यादा है तो वो उत्पादक वर्ग बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तो भारत के संदर्भ में होता है, लेकिन फिर भी इसमें एक 3 वर्ण नहीं है, 4 वर्ण है। तन, मन, धन ये आपको भ्रम में डालने के लिए दिया गया है। जिसने नहीं पढ़ा होगा वो ये लिख सकता है, ठीक है। स्वार्थ, भय, क्रोध ये भी जिसने नहीं, जरा सा भी नहीं पढ़ा है तो वो ये लिख सकता है, लेकिन जिसने ज़रा सा भी पढ़ा है तो वो बिल्कुल सही ऑप्शन पर क्लिक करेगा, ऑप्शन ए पर। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में आपसे पूछा है, प्लेटो की शिक्षा पद्धति का प्रमुख लक्षण क्या है? शिक्षा पद्धति का प्रमुख लक्षण क्या है? क्या वो शिक्षा केवल शारीरिक शिक्षण पर ध्यान देती है? क्या मानसिक शिक्षण पर ही, मानसिक विकास पर ही केवल ध्यान देती है, या फिर शारीरिक शिक्षण के साथ मानसिक विकास के ऊपर भी ध्यान देती है, या तकनीकी शिक्षा की बात करती है? तो जाहिर सी बात है इसमें से जो आपका सही उत्तर है वो सही उत्तर है शारीरिक शिक्षण के साथ मानसिक विकास, ठीक है। क्योंकि वो व्यायाम, जिम्नास्टिक पर ज़्यादा जोर देता था और संगीत को भी महत्व देता था, तो इसलिए शारीरिक शिक्षण के साथ साथ मानसिक विकास भी प्लेटो की शिक्षा का प्रमुख लक्षण है। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का प्रमुख लक्षण क्या है? प्रमुख लक्षण है शिक्षा देना परिवार का निजी कार्य है। दूसरा, भाषण, कला तथा अहंकार शास्त्र की शिक्षा देना, ठीक है। जाहिर सी बात है ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। कठोर सैनिक शिक्षा देना, ये ऑप्शन आप विचार करें। और प्रश्न नंबर 20 में जो आपका अंतिम ऑप्शन है वो है राज्य द्वारा नियंत्रित तथा अनिवार्य शिक्षा। जाहिर सी बात है जब हम रिपब्लिक को पढ़ते हैं तो शिक्षा पर लिखा गया वो सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है, तो उसमें इस बात की चर्चा की गई है कि राज्य द्वारा नियंत्रित तथा अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। इसी बात को आधार बनाते हुए कई लोग इस बात के लिए सरकार और तमाम सरकारों पर, देशों में इस बात पर जोर डाला जाता है कि वो राज्य जो है फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे स्टूडेंट्स को। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में आपसे पूछा है, प्लेटो के अनुसार उच्च शिक्षा किस वर्ग के लिए थी? हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। प्लेटो ने जो शिक्षा का सिद्धांत दिया, क्या वो सभी के लिए थी? जी हाँ, बिल्कुल सभी के लिए नहीं थी। अभी ध्यान रखें, उच्च शिक्षा जो है वो संरक्षक वर्ग के लिए है, सभी के लिए नहीं है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें, उच्च शिक्षा केवल संरक्षक वर्ग के लिए थी। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में आपसे पूछा है, प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था किसके लिए है? किसके लिए है? क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था भी प्लेटो ने बात की है साम्यवादी व्यवस्था की, तो वो व्यवस्था किसके लिए, मुख्यतः किसके लिए है? कौन उस व्यवस्था में फिट बैठेगा? क्या 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है केवल संरक्षक वर्ग के लिए, दूसरा ऑप्शन है समस्त जनता के लिए, तीसरा ऑप्शन है केवल उत्पादक वर्ग के लिए, डी चौथा ऑप्शन है केवल मध्यम वर्ग के लिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप मध्यम वर्ग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए आप जो है पहले ही इसे खारिज कर दीजिए। समस्त जनता के लिए तो नहीं है, क्योंकि अगर समस्त जनता के लिए होता तो प्रश्न ही क्यों पूछता। और उत्पादक वर्ग के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि उत्पादक वर्ग तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है। तो केवल संरक्षक वर्ग के लिए उच्च शिक्षा
है, ठीक है। उसकी शिक्षा 40 से 50-45 साल तक चलती रहती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 में आपसे पूछा है, किस वर्ग को प्लेटो ने निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया है? किस वर्ग को प्लेटो कहता है कि वो निजी संपत्ति रख सकते हैं? आप ध्यान रखिए कि जो शासक वर्ग है, सैनिक वर्ग है, वो अपनी निजी प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे। शासक वर्ग कतई निजी प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे, ठीक है। लेकिन कौन सा वर्ग है या वो निजी प्रॉपर्टी रख सकता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकता है? वो वर्ग उत्पादक वर्ग है, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 में पूछा है, हमारे नगर राज्य में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा न होंगे या इस विश्व के राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना और सत्ता न होगी। यह कथन किसका है? जाहिर सी बात है यहाँ यह कथन प्लेटो का ही है, ठीक है, क्योंकि दार्शनिक राजा की बात प्लेटो ही करते हैं, बाकी और यहाँ पर कोई और नहीं करता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 में पूछा है आपसे, दार्शनिक राजा के शासन से प्लेटो का तात्पर्य क्या है? दार्शनिक राजा के शासन से प्लेटो का क्या शासन, क्या मतलब है? क्या विधि का शासन, क्या दार्शनिक का शासन, कुलीन का शासन या विवेक का शासन? तो कुछ लोग कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि दार्शनिक राजा के शासन से मतलब है दार्शनिक का शासन, मतलब जो फिलोसोफर हो वो रूल करे। लेकिन प्लेटो का ये मतलब नहीं है। प्लेटो का वहाँ मतलब है दर्शन से, दार्शनिक राजा उसका मतलब कहता है कि विवेक, वर्च्यू हो उसके अंदर, ठीक है। नॉलेज, वो कहता है ना, वर्च्यू इज नॉलेज, नॉलेज इज वर्च्यू। गुण ही ज्ञान है, ज्ञान ही गुण है। तो विवेक का शासन सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 में पूछा है, प्लेटो ने अपनी किस कृति में उप आदर्श राज्य की विवेचना की है? उप आदर्श राज्य की विवेचना की है किस राज्य में? देखिए, आदर्श राज्य की विवेचना तो उसने रिपब्लिक में ही कर दी है, ठीक है, लेकिन आदर्श राज्य की विवेचना किसने की है? किस कृति में की है? उसने की है लॉज में, ठीक है। लॉज उसका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, प्रिंस जाहिर सी बात है उसका एक ग्रंथ नहीं है, प्रिंस तो मैकियावेली ने लिखा है, इसलिए लॉज, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रश्न नंबर 27 में आपसे पूछा है, प्लेटो के उप आदर्श राज्य में कितनी जनसंख्या बतलाई गई? ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कई पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस एग्जाम्स में। तो इसलिए प्लेटो के उप आदर्श राज्य में कितनी जनसंख्या बताई गई है? देखिए, आदर्श राज्य है, इसलिए आप ये नहीं कहें कि कैसे कोई ये निर्धारित कर सकता है कि इतनी ही जनसंख्या हो, लेकिन उसने एक कल्पना आदर्श के रूप में ही बताया, तो आप इसे आदर्श के रूप में ही लें। कितनी जनसंख्या? 5040 लोग अगर हैं तो वो एक आदर्श जनसंख्या है, मतलब नियंत्रित व्यवस्थित तरीके से चलाया गया राज्य। प्रश्न नंबर 28 में पूछा है, प्लेटो के उप आदर्श राज्य की आधारशिला क्या है? आप ध्यान रखेंगे, जो उसका आदर्श राज्य है, यूटोपियन कॉन्सेप्ट है, उसमें तो वो कल्पनाशील तो कहता है दार्शनिक राजा का शासन, लेकिन जो उप आदर्श राज्य है उसमें किसका शासन हो, किसकी आधारशिला पर शासन चलाया जाए, वो कहता है कानून की सत्ता, क्योंकि लॉज में कई तरीके के प्रतिबंधों की भी बात शासन पर की गई है, जबकि रिपब्लिक में किसी प्रकार के प्रतिबंध की बात नहीं की गई है। प्रश्न नंबर 29 में पूछा गया आपसे, किस विचारक को इतिहास में प्रथम फासिस्ट कहा गया? यहाँ विचार लिखा हुआ है जबकि विचारक होना चाहिए, तो किस विचारक को इतिहास में प्रथम फासिस्ट कहा गया है? ये कहा गया है प्लेटो को। क्यों? क्योंकि प्लेटो साम्यवादी व्यवस्था की बात करते हैं, प्लेटो जो है जिसका जो काम है उसको वही काम करने की इजाज़त देते हैं, सबकी एक एक भूमिका वो बांध देते हैं, इसलिए उनको फासिस्ट कहा गया। क्योंकि फासिस्ट नेशन में राज्य सुप्रीम है, अर्थात जो शासन कर रहे हैं वो सुप्रीम है, आपके जो बाकी लोग हैं जिनकी भूमिका राज्य ने तय कर रखी है, क्योंकि धीरे धीरे तो गुण पर आधारित हो लेकिन बाद में राज्य खुद तय करने लग जाता है, तो इसलिए प्लेटो को पहला फासिस्ट, क्योंकि साम्यवादी एक वो व्यवस्था की बात करते हैं, सबकी भूमिकाएं निर्धारित हैं, तो इस तरीके से प्लेटो को पहला फासिस्ट कहा जाता है। अब वीडियो के अंत में प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है आपसे, प्लेटो किस विचार के लिए इतिहास में अमर है?
प्लेटो किस विचार के लिए इतिहास में अमर है? जाहिर सी बात है कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य की कल्पना है उसके आसपास कोई और नहीं पहुंचा। उसने जिस प्रकार से आदर्श राज्य बनाने की और जिस तरीके से लोगों का वर्गीकरण किया, कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत दिया, न्याय का सिद्धांत दिया, उस लिए इतिहास में प्लेटो अमर हो गया। तो ऑप्शन आपका बी जो है वो एकदम सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 30 में। इस प्रकार ये 30 प्रश्न थे इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम मिलेंगे अन्य आगे के 30 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।